हे एवरीवन, हम लोग आज बिहार एपीओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पिनल कोड के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सीआरपीसी पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है जिनकी, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 2 or more person agree to do or cause to be done illegal act or a legal act by illegal means, such an agreement is designated। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी भी इलीगल एक्ट को करने का एग्रीमेंट करते हैं या कोई भी लीगल एक्ट को बट बाय इलीगल मींस उसको करने का एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। इसका देखिए, आपको जो ये इसके लिए आप सेक्शन 120A को रेफर कर सकते हैं, जहां पे ये आपको डेफिनेशन मिल जाती है, जहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। सिर्फ इलीगल एक्ट को करने के एग्रीमेंट को ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहते हैं। अगर कोई लीगल एक्ट है बट बाय इलीगल मींस है तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ही आता है। आप वो सेक्शन 120A को अच्छे से पढ़िए तो वहां पे ये चीज आपको दिख जाएगी। और 120B जो है वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। Any hurt is grievous if it causes the sufferer to be in severe bodily pain for unable to follow his ordinary pursuit during the space of। अब देखिए, जो ग्रीवियस हर्ट है वो आपका सेक्शन 320 में डिफाइन किया गया है और वहां पे 8 काइंड्स ऑफ ग्रीवियस हर्ट दिए गए हैं। वहां पे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली ऐसे करके 8th तक यहाँ पे कुछ आपको चीजें दी गई हैं, लाइक इमेस्कुलेशन है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई है, ऐसे करके वहां पे 8th दिए गए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने काइंड्स के वहां पे ग्रीवियस हर्ट दिए गए हैं, तो आपको 8 आंसर चूज करना है और इन 8 में से भी कोई एक चीज दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि को ये ग्रीवियस हर्ट है या नहीं है। उसी में से जब आप 8th वाला पढ़ेंगे तो वहां पे दिया गया है कि एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सीवियर बॉडीली पेन। तो इसका जो सही आंसर है वो 20 days है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान से देख के जाना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What must be the age of a minor with regard to the offense of kidnapping? यहाँ पे किडनैपिंग के बारे में पूछा गया है ऑफेंस के लिए कि यहाँ पे जो माइनर की एज है वो क्या होनी चाहिए। थर्ड, इसके लिए आप सेक्शन रेफर करेंगे 361, जहां पे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप दिया गया है और 360 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया दिया गया है। अगर आपसे पूछता है कि किडनैपिंग कितनी तरह की होती है, तो किडनैपिंग 2 तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। यहाँ पे जो है थोड़ा सा एज को लेकर के कंफ्यूजन रहता है मेल और फीमेल के केस में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे मेल की एज दी गई है वो कम दी गई है और फीमेल की ज्यादा है। तो ज्यादा में यानी 18 ईयर्स जो है वो फीमेल के लिए हो जाती है और मेल के लिए 16 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। ये जो एज है ये आप जरूर ध्यान से देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस क्रिमिनल इंटेंशन इज इररिलेवेंट? ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें क्रिमिनल इंटेंशन की जरूरत नहीं होती है या जिसको आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस भी कह सकते हैं? बाइगेमी, किडनैपिंग, एब्डक्शन या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑल ऑफ द एबव ही है, क्योंकि इन केसेस में इंटेंशन, जब आप किडनैपिंग और एब्डक्शन वाला सेक्शन भी पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं भी इंटेंशन की बात, कोई भी मेंटल एलिमेंट वहां पे इन्वॉल्व नहीं रहता है, उसकी बात नहीं की गई है वहां पे। तो इन केसेस में यहाँ पे इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अंडर विच सेक्शन प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल? डकैती एक ऐसा ऑफेंस है जो प्रिपरेशन लेवल पे ही पनिशेबल होता है और ये चीज आपकी दी गई है सेक्शन 399 पे। 5th का जो सही आंसर है वो सी है। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो अदर ऑफेंसेस हैं वो प्रिपरेशन लेवल पे क्यों पनिशेबल नहीं होते हैं? तो आपको वहां पे ऑप्शन में एक चीज दी गई होगी, चूज करना है कि उसके चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसीलिए प्रिपरेशन लेवल पे अदर ऑफेंसेस जो है वो पनिशेबल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आप प्रिपरेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी इलीगल एक्ट को करने का एग्रीमेंट करते हैं या लीगल एक्ट को बाय इलीगल मींस, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है।
तो प्रिपरेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ए विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर, किस सेक्शन के अंदर है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लगभग आपको बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इसका भी सही आंसर जो है वो सी है, सेक्शन 228A। जितने भी अमेंडमेंट्स हैं आईपीसी के अंदर, स्पेशली जो आपका 2013 में हुआ था, 2018 में हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे अमेंडमेंट्स आप देख के जाएं, इनका डेट देख के जाएं, इन्फोर्समेंट का, इससे क्या क्या चेंजेस किए गए थे, कौन सा सेक्शन किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, इसको भी आप जरूर देख के जाएं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड देयर द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर मे बी लायबल विल बी। जहां पे सम एक्सप्रेस्ड नहीं होता है वहां के लिए पूछा गया है नॉट एक्सीडिंग ₹50,000, जहां पे 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 25,000 रुपए से नहीं, 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड हो सकता है पर एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब देखिए आप यहाँ पे सेक्शन 63 को अगर रेफर करते हैं जहां पे अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में दिया गया है, तो वहां बताया गया है कि अगर कोई सम एक्सप्रेस्ड नहीं है तो वो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर है। आपको सेक्शन 63 यहाँ पे देखना होगा। सेक्शन 63 से लेकर के 68 तक वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपके फाइन के बारे में दिया गया है, या नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अगर है तो उस केस में कैसे कैसे पनिशमेंट हो सकती है, वो सब आपको दिया गया है। उसमें सेक्शन 67 में कुछ टाइम पीरियड्स दिए गए हैं, वो आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में उनके आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली, अगर कोई ऑफेंस में सिर्फ फाइन की सजा है, द इम्प्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन शैल बी। तो इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर वो नहीं दे पाता है तो यहाँ पे कोर्ट जो है जो इम्प्रिजमेंट देगी वो क्या होनी चाहिए? सिंपल, रिग्रेस, सिंपल और रिग्रेस दोनों होनी चाहिए, या कुछ भी नहीं। तो देखिए इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन 67, आप जब यहाँ पे रेफर करेंगे तो वहां पे दिया गया है कि सिर्फ वो सिंपल होना चाहिए इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जो भी पनिशमेंट होगी। तो इसका सही आंसर ए है। इसके बाद आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसका ऑप्शन नहीं दिया है मैंने यहाँ पे, बस नीचे इसका जो फाइनल आंसर है वो लिख दिया है। बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं आईपीसी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसकी लिस्ट भी जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट की है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जिसको हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इंसैनिटी एज अ डिफेंस है, कॉमन इंटेंशन है, नेसेसिटी है और प्राइवेट डिफेंस है, और एक साइड में आपके केसेस दिए गए हैं। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, आर वर्सेस मैग्नॉटन, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। तो यहाँ पे अगर हम इंसैनिटी की बात करें तो इंसैनिटी पे जो लैंडमार्क जजमेंट है वो आर वर्सेस मैग्नॉटन का है। मैग्नॉटन केस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अपनी आईपीसी के लेक्चर में इस केस को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, जिन लोगों को देखना है वो भी वहां पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ए का 2 हो जाएगा। कॉमन इंटेंशन, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है कॉमन इंटेंशन के ऊपर, और इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस केस को जरूर ध्यान से देख के जाइए। फिर हम बात करते हैं नेसेसिटी की, तो आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन जो है वो नेसेसिटी के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है, और प्राइवेट डिफेंस से जो रिलेटेड है वो है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये इसके सही आंसर्स हैं। अब हम देखेंगे 10th क्वेश्चन। अ वर्कमैन थ्रोज स्नो फ्रॉम ए रूफ गिविंग प्रॉपर वार्निंग। अब देखिए जो भी आपके ऐसे केसेस आते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ए पासर बाई इज किल्ड, द वर्कमैन इज, क्या वो मर्डर के लिए गिल्टी होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए होगा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, या वो एक्सीडेंटल था इसलिए उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेक्शन 80 रेफर करना है, जो जनरल एक्सेप्शन के अंदर का सेक्शन है और जो एक्सीडेंट से रिलेटेड है। जब भी एक्सीडेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पास में कोई भी इलस्ट्रेशन आता है तो आप वहां पे एक चीज जरूर ध्यान में देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दी गई है कि उसने प्रॉपर वार्निंग दी थी वो एक्ट करने से पहले, तो जो भी वहां पे एक्ट कर रहा है या तो विद ड्यू केयर या कॉशन करे, या ऐसे वर्ड्स वहां लिखे हों प्रॉपर वार्निंग, तो वो क्या होता है, कोई ऑफेंस नहीं होता है, वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आपका
चला जाता है और उस पर्सन को वहां पे इम्यूनिटी मिल जाती है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं होती है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वार्निंग वर्ड यूज किया गया है। तो उसी तरह आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको जरूर ध्यान से पढ़िए। वहां पे गुड फेथ लिखा है, ड्यू केयर और कॉशन लिखा है, ऐसे कोई भी वर्ड यूज किए गए हैं या नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं 11th पे। 11th है व्हाट इज द एज ऑफ चाइल्ड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे दो सेक्शन हैं चाइल्ड के ऊपर में, आपके जनरल एक्सेप्शन के अंदर ही है 82 और 83। जो 82 है वहां पे 7 ईयर एज दी गई है चाइल्ड की, जहां पे उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, गेट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये 7 ईयर्स एज है। यहाँ पे 82 में हम डॉली इन कैपेक्स को पढ़ते हैं, ये मैगजीम है, आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, मतलब कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है। जो 83 है वहां पे 7 से 12 इयर्स का जो है वो एज दिया गया है। ये क्या होता है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, और जो इसके लिए मैगजीम यूज किया जाता है वो डॉली कैपेक्स यूज किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसकी मैच्योरिटी, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो देखा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। और जनरली जो है वो 7 इयर्स वाले से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर 83 आता है तो इसके लिए भी आप ये याद रखें। नेक्स्ट आते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। ये मैगजीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन पिनल कोड के अंदर, डी मिनिस नॉट क्यूरेट लेक्स। ये किस सेक्शन से रिलेटेड है आईपीसी में? तो सबसे पहले इस मैगजीम का आप मतलब जान जाइए कि जो ट्रिफल्स एक्ट होते हैं, जिनको कोर्ट जो है वो कंसीडर नहीं करता है, जिसको आप कह सकते हैं द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स, तो ये आपको सेक्शन 95 में जो है वो देखने के लिए मिल जाता है आईपीसी में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 13 पे। 13 है आपका A, having joint property with Z in a horse, sued the horse intending thereby to injure Z. A has committed the offense of। यहाँ पे A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? 13 कॉन्स्पिरेसी है, चीटिंग है, मिसचीफ है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आपका कॉन्स्पिरेसी तो हट गया, ये हो नहीं सकता है। अब हम चीटिंग और मिसचीफ और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन भी नहीं होगा यहाँ पे प्रॉपर्टी का। अब इनमें आप जब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, इनके सेक्शंस को आप ध्यान से पढ़िए। मिसचीफ जो है वो आपका 425 में दिया गया है, तो आपको ये मिसचीफ के अंदर मिलेगा। ये जितने भी सेक्शंस हैं आपके, चीटिंग, मिसचीफ, फॉर्जरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इनके इलस्ट्रेशंस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, या लाइक आपका थेफ्ट, रॉबरी और एक्सटॉर्शन के भी इलस्ट्रेशंस जो है उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो उनके इलस्ट्रेशंस बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए, और उन सेक्शंस में जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं उनको आप जरूर ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसका जो सही आंसर है वो सी है। इसके बाद हम आते हैं 14th पे। 14th में पूछा गया है द पर्सन अब्डक्टेड शुड बी। जो ऑब्जेक्शन है क्या उसके लिए माइनर होना सिर्फ जरूरी है या मेजर होना, या वो किसी भी एज का हो सकता है, माइनर और मेजर? तो देखिए जो आपका ऑब्जेक्शन है वो 362 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि अगर 16 और 18 का एज किडनैपिंग के लिए दे दिया गया है तो ऑब्जेक्शन में जो 18 प्लस होते हैं, जो मेजर होते हैं, उनका ही सिर्फ होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप 362 को ध्यान से पढ़िए, वहां पे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो किसी भी एज के पर्सन को अब्डक्ट किया जा सकता है। बस इन दोनों सेक्शंस के कुछ इंग्रेडिएंट है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से 359, 360, 361 एंड देन 362, तो आपको वो वहां पे दिख जाएगा डिफरेंस। तो अब्डक्शन जो है वो ऑफ एनी एज, किसी भी एज के पर्सन का हो सकता है, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। इसके बाद आ जाइए 15 पे। जेड इज बाथिंग, ए पोज इनटू द बाथ वाटर विच ही नोज टू बी बॉइलिंग। वो जान रहा था कि जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म है और ए को यहाँ पे उससे हार्म हो सकता है। तो जेड ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया? 15th, क्या ये असॉल्ट है, बैटरी है, क्रिमिनल फोर्स है या हर्ट है? तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स के जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, वहां पे 7, 8, 10 के करीब में इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे इलस्ट्रेशंस आप ध्यान से देख
के जाइए। जो आपका यहाँ पे सेक्शन है वो 350 है, जहां पे क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन किया गया है। इन सेक्शंस को आप जरूर ध्यान से देख लें। इसके बाद आ जाते हैं 16th पे। ए फाइंड्स द की ऑफ जेड हाउस डोर which Jed had lost and commit house trespass by entering Jed house having opened the door with that key. This is, ये क्या है? देखिए आपका जो 441 से लेके 462 तक वाला जो सेक्शन है ये क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड पूरा सेक्शन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपका 441 से लेके 453 453 तक का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपका क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, इनके आपको सेक्शन याद होने चाहिए। इनको आपका डेफिनेशन याद होना चाहिए कि कब होता है और इनके इलस्ट्रेशंस भी आपको याद होने चाहिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें और आप सेक्शन 445 445 अगर आप ये सेक्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हाउस ब्रेकिंग का स्पेशली जो इलस्ट्रेशन दिया गया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आप अपने बेयर एक्ट में जरूर ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं 17th क्वेश्चन पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149? 34 क्या एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है और 149 नहीं करता है? 34 और 149 दोनों एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करते हैं। 49 स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है, 34 नहीं करता है। 34 और 149 दोनों ही स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने 34 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जहां पे कॉमन इंटेंशन की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। 149 जो है वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है, लेकिन 34 कोई स्पेसिफिक ऑफेंस अपने आप में क्रिएट नहीं करता है। ये जस्ट एक रूल ऑफ एविडेंस है और आप जब भी देखेंगे तो इसको किसी सेक्शन के साथ पढ़ा जा सकता है। जैसे मर्डर का सेक्शन है और वहां पे रीड विथ 34, ऐसे आप देखते हैं तो ये कोई अपने आप में स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आपसे 34 और 149 के बारे में डिफरेंस पूछा जाए। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। राइट मस्ट बी मिनिमम, इसमें कितने पर्सन होने चाहिए? अब आपका राइट है, एफ्रे है, डकैती है, रॉबरी है या अनलॉफुल असेंबली है, इन सब में मेंबर्स जो हैं या आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी केसेस का आपको पता होना चाहिए। जहां तक हम राइटिंग की बात करें तो सेक्शन 146 में इसको डिफाइन किया गया है, तो आप वहां पे ध्यान से पढ़ेंगे तो मिनिमम यहाँ पे 5 पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और एफ्रे में सिर्फ 2 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, एफ्रे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो हमेशा पब्लिक प्लेस पे ही होता है एफ्रे, तो ये भी आपको वहां पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक्स फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू सी बेयरिंग अ ब्लैंक इंडोर्समेंट। एक्स नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू सी, वो जानता है कि ये नोट जो है वो सी का है, तब भी वो उसको प्लेज कर देता है बैंकर के साथ में एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन, इंटेंडिंग टू रिस्टोर इट टू सी विद इन अ वीक। अब यहाँ पे एक्स ने कौन सा ऑफेंस किया है? तो हम यहाँ पे जब सेक्शन 403 को ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें जब एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन 1 में ये इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो आपको देखेंगे कि ये कौन सा ऑफेंस हो जाएगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का। तो यहाँ पे जो एक्स है उसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है। इसके लिए आप सेक्शन 403 को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 20th क्वेश्चन पे। हाउ मेनी एक्सेप्शंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 499? 499 जो है वो डिफेमेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे कितने एक्सेप्शंस दिए गए हैं ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 6, 8 या 10, तो आप 499 को ध्यान से देखिए तो वहां पे टोटल जो है वो 10 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। इसका सही आंसर जो है वो डी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इंडियन पीनल कोड के। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।